हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ सीडपी की क्लास। इसमें हम लोग जो सीटेट का पेपर होने वाला है उसमें हम लोग जिक्र करेंगे। डिस्कशन बड़े ही अच्छे से किया जाएगा ताकि आपको 30 में 30 क्वेश्चन आपके सही हो सके। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अगर हम बात करते हैं बाल विकास के पेपर का, तो ये पेपर कैसा आता है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख के सीखेंगे। ओके, अब चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, रिसाइकिल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। किसका? रिसाइकलिंग का। देखिएगा ध्यान से, साइकिल चला के पैर दुखे, साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ले ली, बाइक चला के पीठ दुखे तो कार लिए, कार चलाकर पेट निकला तो जिम ज्वाइन किया, और वापस से फिर जिम में जाके साइकिल चला रहे हैं। तो इसी को कहते हैं रिसाइकलिंग। ओके, तो ये चीज़ें जो आपको तो ये थोड़ी सी अटपटा लग रहा होगा, अटपटा, लेकिन आप इसको ध्यान से अगर देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा तो ज़िंदगी बस इन्हीं के बीच रह जाती है। क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता, जब हम एक जगह पे होते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आने लगती है। हमें बचपन में बचपन अच्छा नहीं लगता है तो जवानी अच्छी लगती है, जवानी में आते हैं तो जवानी नहीं अच्छा लगता, बचपन अच्छा आता लगता है। तो ऐसे ही चीज़ें होती है ना, जिस कंडीशन में आप हैं, ओके, वहाँ पे संतुष्ट होना सीखिए। क्योंकि फिर वो अगर आप वहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप कहीं संतुष्ट हो पाएंगे। क्योंकि चीज़ें जो होती है ना, मन एक ऐसा चीज़ है, अगर मैं मन की बात करूं तो मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कहीं हो ही नहीं सकती। समझिएगा, मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाए, ओके, जरूर बढ़ता है। चाहे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। तो ऐसे ही चीज़ों को हमें अपने आप को संतुष्ट करके और अपनी इच्छाओं को लिमिट करके हमें हर एक चीज़ को समझते हुए चीज़ों के तरफ बढ़ना है। तो चलिए बने रहिएगा क्वेश्चन को, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखेंगे तो हम लोग पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग पिछले वीडियो में अगर आप 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ईवीएस के पुराने पेपर जो भी देखने हैं तो वो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती पे यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आइए, आज का रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 देखना है और इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि अभिकथन, बोला गया है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। फिर दिया है तर्क, तर्क रीजन, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। हमें बताना है कि इसमें क्या सही है। ओके, बात करते हैं सौरभ, क्योंकि हमें इसमें सही विकल्प चुनना है। तो आइए हम लोग विकल्पों की तरफ चलते हैं और विकल्प को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहा गया है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। बी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है कि आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगर हम सी की बात करते हैं तो ए सही है लेकिन आर जो है कि गलत है। अगर हम बात करते हैं डी का तो ए और आर दोनों गलत है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए जो है कि आर की व्याख्या कर रहा है। ओके, इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। ओके, शिक्षक को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। यह अभिकथन सत्य है क्योंकि बाल विकास का ज्ञान रखने वाला शिक्षक ही अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से जान सकते हैं और बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। यह तर्क सही है, बिल्कुल हम लोगों का सही था। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, तो इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का उदाहरण है? ओके, सकल मोटर कौशल का
उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फुटबॉल को किक करना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि सुई में पिरोना, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, और डी कह रहा है ट्रेड में बीड लगाना। ट्रेड में बीड लगाना। अगर हम बात करते हैं कि इसका सकल मोटर क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, फुटबॉल को किक करना, फुटबॉल को किक करना। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ग्रास मोटर स्किल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो ग्रास मोटर स्किल बोलते हैं। फुटबॉल को किक करना, जैसे कि अगर फुटबॉल को किक करते हैं तो आपकी पूरी मांसपेशियों के साथ उस पर क्या है, उसमें यूज हम करते हैं। लेकिन अगर सुई में धागा पिरोना यहाँ पे होगा, तो अगर धागा पिरोते हैं तो उसमें क्या हमारी पूरी मांसपेशियों का यूज थोड़ी होता है, हमारे हाथ की मांसपेशियाँ यूज करती हैं, उंगलियों की, और आँख की यूज कर रही हैं। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी मांसपेशियों का अगर हम यूज करते हैं तो सकल मोटर स्किल कहते हैं। ओके, चलिएगा, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। और अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि फुटबॉल को लात मारना सकल गति कौशल का उदाहरण है, जबकि सुई पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, मनके को धागे से पिरोना सूक्ष्म गति का उदाहरण है। आइए अब इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। सकल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। बोला गया है इसमें कि इसमें शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं। दैनिक शारीरिक गतिविधि, चलना, दौड़ना, फेंकना, सकल गति कौशल के गतिविधियां हैं। अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से क्या होगा? छोटा, जिसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म गति कौशल। उदाहरण की अगर बात करें तो किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, हाथ, कलाई, पैर की अंगुलियों का प्रयोग करना। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आइए अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि बौद्धिक क्षमताएं कैसे की, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि संकल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञानात्मक की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो क्या सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, आपको बताना है कि किसके अंतर्गत ये की जाती है। अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो संज्ञानात्मक के अंतर्गत की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र जानकारी को मस्तिष्क रूप से संधारित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ओके, आइए यह अगले पेज पे हम लोग चलते। यह मनोविज्ञान की, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्मरण क्षमता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान कौशल, बुद्धि क्षमता और व्यवहार परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आंतरिक मन में चलने वाले विचारों का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें एक एक क्वेश्चन को देखते हुए, करते हुए चलना है, ताकि हम अच्छे तरीके से एक अच्छा खासा और स्कोर कर सके एग्जाम में। चलिए आइए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 का, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के विकल्प ए का, तो इसमें दिया है कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, और बी कह रहा है कि वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना, सी कह रहा है कि आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होता है, डी कह रहा है कि पुस्तकों पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ओके, तो इसका इस द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि अगर हम बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों के लिए
सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यह महत्वपूर्ण अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरण प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिसके बाद उसके जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। ओके, इस तरीके से भी आप एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि स्थूल गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है। क्या है? भागना है, पकड़ना है, आड़ी तिरछी रेखा खींचना है या फिर निचोड़ना है। अगर हम बात करते हैं स्थूल गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल का मतलब होता है आपका छोटी मांसपेशियों का काम करना। अगर हम देखते हैं भागना, तो भागना अगर जब आप भागेंगे तो दौड़ेंगे। दौड़ने में क्या छोटी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है कि बड़ी मांसपेशियों का? तो इसमें बड़ी मांसपेशियों का। पकड़ना, ओके। अगर हम बात करते हैं क्या पकड़ना, अगर आप पकड़ते हैं, ओके, तो सिर्फ अंगुली से पकड़ लेंगे, हाथ से पकड़ लेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग नहीं होगा। इसमें किसका प्रयोग होगा? छोटी मांसपेशियों का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? गलत हो जाएगा। आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, तो इसमें भी आप हाथ में कलम लेके रेखा खींचेंगे तो इसमें भी बड़ी मांसपेशियों का यूज नहीं हो रहा है। निचोड़ना, तो उसको भी आप हाथ से पकड़ के निचोड़ेंगे तो उसमें भी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप दौड़ेंगे तो इसमें बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। इसलिए स्थूल गद्यात्मक कौशल का उदाहरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे दिया होता ओके सूक्ष्म देता तो ये सारे क्वेश्चन हमारे राइट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? स्थूल दिया है। तो स्थूल मतलब क्या होता है? बड़ा में क्या आ जाएगा? भागना। ओके, करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, स्थूल गद्यात्मक कौशल वे बड़ी गतिविधियों व क्रिया हैं जो शिशु अपनी भुजाओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना और भागना स्थूल गति कौशल के उदाहरण हैं, जबकि सूक्ष्म गद्यात्मक कौशल वे छोटी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी छोटी मांसपेशियों के जरिए करते हैं। कलाई, पैरों की उंगलियां, किसी चीज को पकड़ना या उठाना, लिखना, सुई में धागा पिरोना इत्यादि इसके क्या है? तो उदाहरण हमें दिखाई देते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा गया है, आइए अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है? एक पेंसिल को पकड़ना कौन सा कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना यह किस कौशल का उदाहरण है? अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन दिया है कि सूक्ष्म गति और सकल गतिज, सामाजिक, भावनात्मक, सकल गतिक और सूक्ष्म गतिक, भावनात्मक, सामाजिक। अगर हम बात करते हैं क्या पेंसिल को पकड़ना, तो पेंसिल को पकड़ना हमारा क्या हो जाएगा? तो पेंसिल को पकड़ना हमारा सूक्ष्म हो जाएगा। ओके, तो सूक्ष्म अगर हम बात करते हैं पहले क्या आएगा? सूक्ष्म। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसमें सामाजिक दिख रहा है तो ये होगा नहीं, और इसमें सकल दिया है होगा नहीं, भावनात्मक दिया है तो होगा नहीं। इस लिहाजा से हमारा क्या हो जाएगा? ए जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को भी देख के सही अपना आंसर चूज कर सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को ढकेलना सकल कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। ओके, अगर हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल, तो सूक्ष्म गति कौशल वह होता है जिसमें कोई बच्चा या शिशु छोटी छोटी गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसे कि उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करके कुछ बताना या खेलना। ओके, आइए आगे चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे दिया है ग्रॉस मोटर स्किल, वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं, जैसे कि घुटना के बल चलना,
खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना ग्रॉस मोटर स्किल के उदाहरण है। ओके, उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। और आइए कथन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। कथन की अगर हम बात करते हैं तो कथन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा तर्क। ओके, कथन कह रहा है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। ओके, आर कह रहा है कि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है, सही विकल्प का क्या करें, चयन करें। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करते हैं बी नंबर का तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगर हम बात करते हैं डी का तो ए और आर दोनों गलत है। अगर हम देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या है, सही है, और ए जो है कि आर जो है ए की व्याख्या करता है। ओके, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। आइए ये वही चीज़ें बताई गई हैं, हम लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन बड़े उम्दे लेके आया हूँ आप लोगों के सामने और क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होने वाले हैं। ओके, सेशन बड़ा होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का अगर हम बात करते हैं तो हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए परस्परता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्य और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है? क्या वह भाषा विकास है, नैतिक विकास है, शारीरिक विकास है, या फिर आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा कि सांस्कृतिक विकास है। अगर मैं बात करता हूँ 23 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नैतिक विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ओके, आइए आगे देखिएगा, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता कहते हैं, फिर भी नैतिक विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। नैतिक विकास का अर्थ है सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना। नैतिक विकास सामाजिक अपेक्षाओं तथा मानदंडों से प्रभावित होता है। इसमें एक व्यक्ति इस आधार पर निर्णय लेता है कि उनके पारस्परिक संबंध को कैसे प्रभावित करेगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। ओके, इसमें अगर हम बात करते हो कहा गया है कि यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, यद्यपि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बीच भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो क्या वह नैतिक विकास है, भाषा विकास है, शारीरिक विकास है, या फिर संवेगात्मक विकास है? अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 का तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। डी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा संवेगात्मक विकास। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि सीटेट 1 to 5 30/1/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले पेज पे। देखिएगा, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का मुख्य आयाम में परस्पर व्यापन होता है, तथापि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बीच में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। संवेगात्मक भावनात्मक विकास की शुरुआत हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को जानकर और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो हम उन्हें प्रतिबंध करना और यह पहचानना सीख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह आत्मनियंत्रण और सहानुभूति की नींव है। दोनों ही हमारी समाज के सकल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
कहा गया है कि हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जा सकता है। तो क्या भावनात्मक होता है, शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है या फिर सामाजिक होता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। संज्ञानात्मक के जरिए ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मक से संबंधित है। ओके, आइए आगे बोला गया है कि यह किसी समस्या को, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। सेकेंड पॉइंट में इसमें बोला गया है कि एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों को स्वीकार कर अपनी मस्तिष्क क्षमताओं को जोड़ सकता है। ओके, आइए आगे बोला गया है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता जैसी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। 26 बोला गया है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। ओके, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ऑप्शन बताना है। ओके, आइए पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि अनुवांशिक प्रवृत्तियां, सेकंड बोला गया है कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, और सी कहा गया है भौतिक वातावरण। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1 और 2 सही है, सी कह रहा है कि 2 और 3 सही है, और डी कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या हैं, सही है। अगर हम बात करते हैं विकास किस पे निर्भर करता है, तो ये हमारा अनुवांशिक प्रवृत्तियों पे भी निर्भर करता है, सामाजिक संस्कृतियों पे भी, प्रथाओं पर भी निर्भर करता है, और भौतिक वातावरण पे भी निर्भर करता है। इस लिहाजा से हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखिएगा बड़े ध्यान से। अनुवांशिक प्रवृत्तियां सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण आदि विकास पर निर्भर है। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प सही हैं। विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास की विभिन्न अवधारणाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ध्यान में रखकर बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तथा साधन प्रदान किए जा सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 27 का, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो क्या वो शारीरिक होता है, संवेगात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है या फिर नैतिक होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा संज्ञानात्मक। ओके, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ, आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं। संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता आदि आते हैं। संज्ञानात्मक एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है, चिंतन एवं तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है, कल्पना को याद करता है। ओके, आइए आगे देखिएगा। यह विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक विकास के बालक में सीखने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम बात करते हैं तो इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शैशव अवस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। ओके, बोला गया है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की अस्पष्टता चर्चा करता है। आइए बात करते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। शारीरिक, गद्यानात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। अगर मैं बात करता हूं कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे हम एक एक पहलुओं को देखेंगे। बोला गया है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की अस्पष्टता चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमता, बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान के विकास से होता है, जो शैशव अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 29 को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहा गया है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश दिया है से डैश दिया है तक होता है। तुम्हें बताना है कहाँ तक होता है। तो चलिए आइए, अधोगामी, शीर्षगामी, या फिर दिया है अपरिकृत स्थूल चालक विकास या फिर परिकृत सूक्ष्म चालक विकास। परिकृत सूक्ष्म चालक विकास या अपरिकृत स्थूल चालक विकास या फिर शीर्षगामी, अधोगामी। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 29 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अपरिकृत स्थूल चालक विकास, परिकृत स्थूल चालक विकास, इसका क्या हो जाएगा, बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बड़े ध्यान से देखिएगा। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिकृत स्थूल चालक विकास सूक्ष्म चालक तक है। सर्वप्रथम स्थूल चालक। ओके, आइए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए, विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे वे गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गैस एवं नियंत्रण कर पाने में सामर्थ्य हो जाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों के सहारे पैरों से प्रहार करना आदि। उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों एवं वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की प्रक्रिया सीखते हैं। यही कारण है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हुए भी क्रम स्थूल में सूक्ष्म विकास की ओर होता है। ओके, मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहे होंगे, बड़े अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30 हो जाएगा हमारा। यह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो क्या हम उसे बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवधि कहते हैं,
बाल्य अवस्था समाप्ति कहते हैं या फिर किशोरा अवस्था कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किशोरा अवस्था। बड़े आप ध्यान से देखिएगा, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम किशोरा अवस्था कहते हैं। आइए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं और ये रहेगा हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ा अवस्था वयस्कता के बीच संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, न तो वह बालक ही समझा जाता है और न ही उसे प्रौढ़ा समझा जाता है। स्वीकृति मिलती है। किशोरा अवस्था की वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति बन जाता है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।